करते मैं ऐसे समझाऊंगा कि जिस बच्चे को गणित बहुत थोड़ा आता है वो भी समझ जाए, ठीक है। कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह अपनी चाल 25% कम कर देता है तो उसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, और आंसर दशमलव के 2 स्थान तक बताना है, ठीक है ना। तो आप बताओ दूरी क्या होता है प्यारे बच्चों, चाल गुणा समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, ठीक है बच्चे। सवाल में यह कहा गया है कोई आदमी एक सर्टेन डिस्टेंस तय करता है, आदमी अपनी चाल 25% कम कर देता है, आदमी ने अपनी स्पीड 25% कम कर दी, 25% यानी कि 1/4 स्पीड कम कर दी उसी दूरी को, लेकिन आदमी डिस्टेंस सेम जाना चाहता है, ठीक है ना भाई। आदमी ने अपनी स्पीड तो कम कर दी 25%, 1/4 दूरी सेम जाना चाहता है, तो समय में वृद्धि हो जाएगी ना, आदमी को अब समय ज्यादा लगेगा, कितने परसेंट समय ज्यादा लगेगा। तो बेटा डायरेक्ट शॉर्टकट है, दो संख्याओं का गुणा अगर सेम है तो दोनों रिवर्स रेशियो में होंगी, और शॉर्टकट यह है स्पीड 1/4 कम कर दी, स्पीड 1 कम हुई है तो टाइम ये 1 बढ़ जाएगा, नीचे क्या आएगा इन दोनों के एक्शन 4 - 1 3, यानी कि टाइम 1/3 बढ़ जाएगा, जो परसेंटेज में होता है 33.33%, ऑप्शन नंबर डी 33.33%, ठीक है ना मेरे भाई। मुझे लगता है सभी दोस्तों को समझ में आया है, आइए आगे चलते हैं। If the income tax is increased by 18%, the net income is reduced by 2%. Find the original rate of income tax. अगर इनकम टैक्स आय पे 18% बढ़ा दिया जाए तो एक आदमी की नेट इनकम 2% घट जाएगी, तो बताओ ओरिजिनली इनकम पे लगने वाला जो टैक्स है उसका रेट क्या है, आयकर की दर क्या है। बहुत समय के बाद यह सवाल फिर से आया कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है। इनकम टैक्स 18% बढ़ा तो नेट इनकम 2% कम हुई, कितनी कम हुई नेट इनकम 2%, तो शॉर्टकट है ये 2 अपॉन ये 18, 2 + 18, ये रेट ऑफ इनकम टैक्स डायरेक्ट आ गया, जो हो गया 2/20, 2/20 का मतलब 1/10, और 1/10 का मतलब है 10% रेट ऑफ इनकम टैक्स, ए ऑप्शन। पूरी दुनिया में और कोई तरीका नहीं है इससे जल्दी सवाल का आंसर निकालने का, है ना। ये ट्रिक है प्यारे बच्चों, बहुत फेमस, ठीक है बच्चे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, मैं अब तो पढ़ाता हूं बैचेस में इसे, है ना। आइए ये बताओ, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 25%, देन डिक्रीजेस बाय 20% एंड फाइनली इंक्रीजेस बाय 15%। व्हाट द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, प्राइस में ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या है, सही है। ये सक्सेसिव में कमी वृद्धि वाले सवाल बहुत आए इस बार के एनटीपीसी में, है ना। किसी वस्तु की कीमत में पहले 25% वृद्धि की जाती है, फिर 20% कमी की जाती है, और अंत में फिर 15% वृद्धि की जाती है, तो उसकी कीमत में ओवरऑल कितने परसेंट का चेंज हुआ, प्रारंभिक मान से अंतिम मान में कितने परसेंट का बदलाव हुआ। तो प्यारे बच्चों 15% की वृद्धि हुई है, ए ऑप्शन। ये इतना बेसिक और टूटा हुआ सवाल है, आप बोलोगे सर कैसे, आप खुद सोचो, एक वस्तु कीमत पहले आप 25% बढ़ाओ, फिर 20% घटाओ, तो उसमें तो भैया कोई चेंज ही नहीं हुआ। ये तो 25% बढ़ाना और 20% घटाने का नेट चेंज क्या है, दिमाग में देख लो, 25 - 20 -25 × 20/100%। एक्स और वाई का नेट चेंज क्या होता है, x + y + xy/100 होता है ना। हाँ ये 20 है, 25 - 20 -25 × 20/100%, ठीक है ना। अब ये 100 से आपका कट गया जी, 5 बार 25 - 25 क्या है 0%। तो आप ध्यान में रखिएगा कि 25% इंक्रीज और 20% डिक्रीज का नेट चेंज होता है 0%। 100 को बढ़ा के 125 करा, फिर 20% कम करके वापस 100 पे आ गए, तो नेट चेंज क्या रहा 0, यानी कि अल्टीमेटली संख्या ये तीसरी बार में 15% बढ़ी ही है, तो आंसर क्या है ए, है कि नहीं। आइए प्यारे बच्चे करो, ईंधन की कीमत, मैं और हमारे सचिन बैठ के स्टूडियो में सवाल कम से कम 100 बार कर चुके हैं, हर बैच में कराते हैं, रेलवे की हर क्लास में, हर टेस्ट में कराते, क्योंकि आता ही है? इस बार भी ये सवाल 8 से 10 शिफ्ट में आया है ईंधन वाला। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आगे रेलवे ग्रुप डी का, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, टेक्नीशियन, जेई जो भी पेपर होगा सब में सवाल आएगा ही आएगा। ईंधन की कीमत में क्रमिक 3 महीनों में 45%, 50% और 25% की कमी होती है। 3 महीने लगातार ईंधन का प्राइस कम होता है,
लेकिन चौथे महीने में 65% की वृद्धि हो जाती है। चौथे महीने ईंधन का प्राइस 65% बढ़ जाता है। तो पूछा है मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत कमी कितनी है ना। यानी कि शुरुआत में जो ईंधन का प्राइस था, चौथे महीने तक ईंधन का प्राइस कितना परसेंट कम हो गया। समझे प्यारे बच्चों, बताइए। तो यहां डेटा बहुत आसान है, ऑप्शंस देखेंगे काफी करीब से ही हैं, ठीक है जी। तो इनको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं प्यारे बच्चों। पहले महीने ईंधन का प्राइस 45% कम हुआ। 45% कम होने का मतलब क्या? 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20, 5% 1/20, ये 9 गुना 9/20। देखिए पहले महीने ईंधन का प्राइस 45% कम होगा 9/20, 20 से 9 कम होगा कितना रह जाएगा? 11। दूसरे महीने 50% कम होता है 1/2, यानी कि 2 से घट के रह जाएगा 1। तीसरे महीने 25% कम होता है 1/4, 1/4 मतलब 4 से घट के रह जाएगा 3। सक्सेसिव है, सीधी सीधी गुणा। चौथे महीने फ्यूल का प्राइस 65% बढ़ता है, 65% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/20, 5% 1/20, 65% 13/20, यानी कि 20 से प्यारे बच्चों ये 13 बढ़ के हो जाएगा 33। और इन सब की सीधी मल्टीप्लाई, कुछ भी कटेगा नहीं, नीचे क्या आएगा? 20 दूनी 40 और 20 चौक 80, यानी कि 3200। नीचे तो हो गया 3200, ठीक है बच्चों। ऊपर क्या हो गया? 11 तिया 33 गुणा 33, 33 का स्क्वायर यानी कि 1089, 1089। तो मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों, अगर ईंधन का प्राइस शुरुआत में 3200 था तो 4 महीने बाद घटने के बाद घट के 1089 हो गया, है कि नहीं। पूछा है फ्यूल का प्राइस कितने परसेंट कम हुआ है, चौथे महीने में ईंधन की कीमत ओरिजिनल प्राइस से कितना कम है, ये ऑप्शन है प्यारे बच्चों। तो 3200 से 1089 हो गया, यानी कि फ्यूल का प्राइस कितना रह गया इंटू 100%, है कि नहीं। ये कर लो आप। तो 2 जीरो तो कटी गया, ये 32 तिया 96 बचेगा, 4 8 12 129, 129 32 चौका 128, यानी कि 34%। तो ईंधन का प्राइस घट के 34% रह गया। फाइनल जो वैल्यू ईंधन की वो इनिशियल वैल्यू का 34% है। तो कितना कम हुआ ईंधन का प्राइस? 100% था, 34% रह गया, तो कम कितना हुआ है? 66%। 100 में से 34 घटे, अप्रोक्स 66% के करीब, 66% के करीब। कौन सा ऑप्शन है? समझे ना। फ्यूल का प्राइस 3200 से घट के 1089 रह गया, यानी कि 34% ही रह गया। तो कम कितना हुआ? अप्रोक्स 66%, है कि नहीं बच्चे। इससे बेहतरीन तरीका नहीं करने का। ये देखो सवाल नंबर 5 रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल सीबीटी 2026 के मस्त सवाल है सब। ये बच्चों पढ़ो और करो। वस्तु एम को उसकी मूल कीमत से 3000 की कटौती या रिडक्शन पर बेचा जाता है। वस्तु एन को उसके ओरिजिनल कीमत से 2500 की कटौती करके बेचा जाता है। दोनों वस्तु की मूल कीमत 10,000 थी। वस्तु एम की कीमत में कटौती R1% है, वस्तु एन की कीमत में कटौती R2% है। तो R1 और R2 के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इतना माहौल बनाया ससुरे ने और आंसर बताया 10,000 का 505%। ठीक है मेरे भाई, जो जरूर नहीं जिसके दांत नुकीले हों आके प्लास से उखड़ नहीं सकते, है कि नहीं बच्चे। दिखाई दे रहा है वस्तु एम को उसकी ओरिजिनल कीमत से 3000 रुपए कम करके बेचा गया। वस्तु एन को उसकी मूल कीमत से 25,000 की कटौती करके बेचा गया। दोनों वस्तु की ओरिजिनल कीमत कितनी है? 10,000। दोनों वस्तु का प्राइस सेम है 10,000 रुपए। एम की कीमत में कटौती R1% है, एन की कीमत में कटौती R2%। और आपसे क्या पूछा? R1 और R2 का डिफरेंस। तो दोनों वस्तु का प्राइस तो सेम ही है 10,000, है कि नहीं। वस्तु एम की में कटौती 3000 है और एन में 2500 है, तो कटौती का डिफरेंस कितना है? 500। तो 10,000 रुपए पे 500 का डिफरेंस है, जो कि कितना हो गया? सीधा सीधा 5% आ गया, सीधा परसेंटेज में डिफरेंस। 10,000 का 5% होता है 500। कुछ करना ही नहीं था, क्यों करें हम, हैं पागल समझ रखा है हमें। चलिए, एक विद्यार्थी ने, ये तरीके हैं पेपर में सवाल को तोड़ने के। रेलवे ऐसे ही करता है, या तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ा देगा या भाषा बहुत बड़ी और कॉम्प्लिकेट कर देगा, है ना। एक विद्यार्थी ने प्रारंभ में गणित और भौतिकी में समान अंक प्राप्त किए। बाद में गणित के अंकों में
गणित के मूल अंकों में 20% की वृद्धि होती है, जबकि भौतिकी के मूल अंकों में 10% की कमी होती है। प्रारंभिक कुल अंकों को आधार मानते हुए कुल अंकों में समग्र प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अंक तो समान है ना, तो 5% वृद्धि हो गई, नहीं हुई? ए स्टूडेंट इनिशियली स्कोर्ड इक्वल मार्क्स इन मैथ्स एंड फिजिक्स। एक बच्चे के मैथ्स और फिजिक्स में बराबर नंबर है, मान लो जैसे 100 नंबर आए मैथ्स फिजिक्स में बच्चे के, बाद में क्या हुआ कि मैथ्स के मार्क्स 20% बढ़ गए और जबकि फिजिक्स के मार्क्स क्या हो गए, 10% कम हो गए। तो आपसे पूछा है सवाल में कि बताइए इनिशियल टोटल मार्क्स एज द बेस, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द टोटल मार्क्स। ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या आएगा, मान लो दोनों सब्जेक्ट में 100 नंबर आए, 100 का 20% 20 बढ़ा, ये 10 कम हो गया, ओवरऑल चेंज है 10 का, कितने पर है, तो 10/200 कितना आ गया, 5% है भाई। सीधा करेंगे प्यारे बच्चों, अगर बेस सेम है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, एवरेज, सीधा शॉर्टकट है प्यारे बच्चों। अगर बेस सेम होता है तो समग्र प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए हम लोग एवरेज ले लेते हैं। मैथ्स में 20% मार्क्स बढ़े, फिजिक्स में 10% कम हुए, तो ओवरऑल 20 माने 10, 5% इंक्रीज, पॉजिटिव आया ना तो वृद्धि, समझे ना, कुछ करना ही नहीं है, आसान है ना सचिन। ग्रीस ने एक एग्जाम में 448 अंक प्राप्त किए जो अधिकतम अंकों के 16% से 64 कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्रगण ने 672 अंक प्राप्त किए, उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंटेज कितना है। ठीक है भाई, बताओ। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100%, तो ग्रीस के एक एग्जाम में 448 नंबर आए, 448 नंबर आए, जो क्या है, जो मैक्सिमम मार्क्स के 16% से 64 कम है। ये कह रहा है ना, मैक्सिमम मार्क्स 100% है तो उसके 16% से 64 कम है। तो इसका मतलब ये कह सकता हूं अगर 64 इधर आ जाए तो 448 प्लस 64 कितना हो जाएगा, ये 512। तो 512 मार्क्स का मतलब है 16%, 512 मार्क्स 16% के बराबर है। अब फ्रेंड के, उसके एक फ्रेंड का है 672 नंबर, तो 672 नंबर कितने परसेंट के बराबर है, बस इतना सवाल था, है कि नहीं, बताओ। 512 नंबर 16% तो 672 कितने परसेंट। एक्चुअली 16 से 512 तो कटता ही है, 512 क्या है प्यारे बच्चों, 16 गुणा 16 गुणा 2 यानी कि 32 बार, तो यानी कि 32 नंबर 1% है। 16 से काट लेंगे दोनों तरफ, 32 का 672 कितना, 32 दूनी 64, 32 से कम 32, 21 गुना है, तो यहां भी 21 गुना 21%, तो 672 मार्क्स हैं 21%। ऑप्शन नंबर, समझे ना मेरे भाई, बहुत बेसिक सवाल, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ना, कुछ भी नहीं है। आइए प्यारे बच्चों, 8वां सवाल, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 20%, इन द नेक्स्ट स्टेप इट इज डिक्रीज्ड बाई X% ऑफ द न्यू प्राइस। ठीक है, फाइनली द प्राइस इज इंक्रीज बाई 10% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। देखो यहां पेज फंसा दिया, बच्चों को लग रहा होगा कि ये सक्सेसिव है, ये सक्सेसिव नहीं दिख रहा है यहां पे, ध्यान सुनिएगा। फाइनली द प्राइस इज इंक्रीज बाई 10% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। ओके, इफ द फाइनल प्राइस बिकम्स एग्जैक्टली इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस, अगर फाइनल प्राइस, अंतिम कीमत ओरिजिनल कीमत के ठीक बराबर हो जाती है तो एक्स का मान कितना होगा। सबको समझ में आया, बताइए प्यारे बच्चों, सोचो। ये बढ़िया सवाल दिखा अब तक। ठीक है, देखो सवाल का डेटा आसान है, 100 मान के कर लेते हैं सचिन। तो हमने मान लिया कि एक वस्तु का जो मूल कीमत है, जो ओरिजिनल प्राइस है प्यारे बच्चों, इनिशियल जो प्राइस है वो 100 है, 100 मान लिया। वस्तु कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो वस्तु कीमत 100 है, 100 में 20% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, 120 हो गया। अगले चरण में इसमें नई कीमत के X% की कमी की जाती है। अब नई कीमत है 120, नई कीमत 120 है, अब इसमें 120 का X% कम किया जाता है। अब 120 का X% कम करने के बाद क्या आएगा हमें नहीं पता। अंत में कीमत में मूल कीमत के 10% की वृद्धि की जाती है। फाइनली क्या होता है,
वस्तु की कीमत में ओरिजिनल कीमत के 10% की वृद्धि की जाती है और अंतिम कीमत मूल कीमत के ठीक बराबर हो जाती है। तो अंत में प्यारे बच्चों फिर इसमें वृद्धि करते हैं, लेकिन कितनी वृद्धि करते हैं? मूल कीमत का 10%। ओरिजिनल प्राइस कितना है? 100 का 10% यानी कि 10 की वृद्धि करते हैं और 10 की वृद्धि करने के बाद वस्तु की जो कीमत है वो ओरिजिनल कीमत के बराबर हो जाती है। ओरिजिनल कीमत यानी कि 100 के बराबर हो जाती है। प्यारे बच्चों आई ना बात समझ में, है कि नहीं? यही यहां पे पेज मुझे दिख रहा था। जो प्राइस फाइनली बढ़ा है वो ओरिजिनल प्राइस का 10% बढ़ा है। ओरिजिनल प्राइस है 100 का 10%, 10 बढ़ा है। 10 बढ़ाने के बाद फाइनल कीमत मूल कीमत के बराबर होगी 100। यानी कि प्यारे बच्चों 10 बढ़ने के बाद 100 हुआ है, तो इसका मतलब ये x% घटाने के बाद कितना रहा होगा? फिर यहाँ पे ये 90 रहा होगा कि नहीं? 90 को ही तो 10 बढ़ाने पे 100 होगा। तो यानी कि जब मैं x% कम करता हूं तो वस्तु कीमत 120 से घट के हो जाती है, यानी कि वस्तु कीमत 30 कम हुई है 120 पर, यानी कि 1/4 और 1/4 क्या होता है? 25%। यानी कि हम यहां वस्तु का प्राइस 25% कम कर रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी है? 25। अच्छा सवाल है ना, समझे ना प्यारे भाई? कोई तकलीफ? चलो आइए। The price of an item is increased by 15% and then by 20%. Now the price of item is decreased so that overall effective increment in the price is 5%. The price is decreased approximately by, कीमत में लगभग कितने परसेंट की कमी की जाती है? बताओ बच्चों, बढ़िया सवाल है जी। कैसे करेंगे? डेटा बहुत आसान है। क्या कह रहा है? किसी वस्तु की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। अब वस्तु की कीमत में इस प्रकार कमी की जाती है कि समग्र प्रभावी वृद्धि 5% हो जाती है। ओवरऑल नेट चेंज आता है 5%। कीमत में लगभग कितने परसेंट की कमी की जाती है? तो देखो यहां भी डेटा बहुत आसान है। रेशियो भी से भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं। 100 मान के कर लेते हैं। जैसे माना वस्तु की जो इनिशियल कीमत है वो 100 है, तो 100 को अगर आप पहले 15% बढ़ाओगे फिर 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 38% सक्सेसिव है भी। 15 और 20 का सक्सेसिव होता है 15 + 20 + 15 गुणा 20/100। क्लियर है प्यारे बच्चों? जो कि कितना हो गया? 38%। तो यह 15% की वृद्धि फिर 20% की वृद्धि, मतलब संख्या में एक तरीके से 38% की वृद्धि होगी और 38% वृद्धि के बाद होगी संख्या वस्तु की कीमत 138। ठीक है ना, समझे ना? 138 होगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 100 को 15% बढ़ाओ 115 आएगा। फिर 115 का 20% होता है 1/5 23। 115 को 23 बढ़ाओ 138 आएगा, है कि नहीं? 138 होगी। अब वस्तु की कीमत में कमी की जाती है और कमी इस तरीके से की जाती है कि समग्र प्रभावी वृद्धि 5% होती है। यानी कि वस्तु का इनिशियल प्राइस अगर 100 था तो केवल 5% ही बढ़ा है, यानी कि फाइनल कीमत क्या है? 100 से 5% ज्यादा 105। तो आपसे पूछा कीमत में लगभग कितने परसेंट कमी की जाती है? यानी कि कमी ऐसे की गई कि 138 की वैल्यू घट के रहेगी 105। तो बताओ कितनी कमी की गई है प्यारे बच्चों? बताओ। 33 की कमी की गई 138 पर। ठीक है जी। और ये कट रहा है क्या? 23 का 138 होता है। हाँ जी बिल्कुल कटेगा 3 से 11 बार और ये 46 बार। ठीक है ना, 11/46 हो गया। ऑप्शंस देखो काफी करीब है भाई ऑप्शन तो परसेंटेज में इंटू 100%। ये बताइए तो आएगा 46 दूनी 92। 92 के बाद बचेगा 8 10 18 180। 180 बचेगा। अब 46 चौका होता है 184। 46 चौका 184, यानी कि 3 बार जाएगा, तो ये तो आंसर है नहीं। 180 बचा। 46 चौका 184, यानी कि 24% के काफी करीब आएगा। 24% के काफी करीब। तो कौन सा ऑप्शन है? समझे ना, 24% से बहुत ही कम सा आएगा, है कि नहीं? तो अप्रोक्स 24% के करीब होना चाहिए। तो ऐसे आपको देखना, पूरा भाग थोड़ा ना करना है। 10वां, किसी वस्तु के मूल्य में 24% की कमी की जाती है। कमी मतलब माइनस, लेकिन उस वस्तु की दैनिक बिक्री में 33% की वृद्धि होती है। ठीक है। दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर शुद्ध प्रभाव ज्ञात कीजिए। फाइंड द नेट इफेक्ट ऑन डेली सेल रिसिप्ट। डेली सेल रिसिप्ट, डेली सेल रिसिप्ट का क्या मतलब है? किसी वस्तु को बेचने से आप कितना पैसा डेली कमाते हो, कैसे निकाली जाती है डेली की कमाई?
वस्तु का प्राइस क्या है इनटू वस्तु की बिक्री क्या है। मान लो आप दिन में 25 समोसे बेचते हो 8-8 रुपए के, तो कितनी कमाई होगी? 25 गुणा 8 200 रुपए की, और जहां बीच में आया गुणा वहां लगा सक्सेसिव। तो वस्तु के मूल्य 24% कम हुआ, डेली की सेल 33% बढ़ी, तो बिक्री में कितना प्रभाव होगा? -24 और 33 का सक्सेसिव, -24 प्लस 33, -24 गुणा 33 बटे, मैंने बोला ना कि परसेंटेज के जब हम सवाल छांट रहे थे तो सबसे ज्यादा सवाल यहां पे आपको सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता और आता यही है साला पेपर में है। बताओ 33 - 24 9, और ये कितना हो गया? 792 बटे 7.92, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, तो ये 1.08% हो गया। 1.08% वृद्धि है ये, सी ऑप्शन। गलती से कोई जल्दबाजी में कमी लगा दे, गलत हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब वृद्धि हुआ है। एक वस्तु की कीमत में प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, द्वितीय वर्ष में इस वृद्धि के बाद वाली कीमत में 24% की कमी होती है। सक्सेसिव है। पहले वस्तु कीमत 20% बढ़ाई, 20% बढ़ने के बाद जो कीमत है उस कीमत को फिर 24% कम किया। वस्तु का अंतिम मूल्य फाइनल प्राइस है 1938 रुपए, ओरिजिनल कीमत ज्ञात, कोई तकलीफ नहीं, सक्सेसिव है। एक वस्तु कीमत पहले साल 20% बढ़ी, 20% यानी कि 1/5, 1/5 का मतलब है 5 से 1 बढ़ के हो जाएगी 6। फिर दूसरे साल 24% कम होती है, 24% मतलब 6/25, 4% 1/25, 24% 6/25, यानी कीमत 25 से 6 कम होकर कितनी रह जाएगी? 19, है ना बच्चे। तो ये आ गया इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो है बच्चे। फाइनल जो अंतिम कीमत जो है वो ये है अंतिम कीमत, और आपसे क्या पूछे? मूल कीमत। इतना सा सवाल है ना केवल, है कि नहीं? ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू का क्या आ जाता है हमेशा? रेशियो। अब बताओ प्यारे बच्चों, हैं? बिल्कुल 25 का मल्टीपल, सी ऑप्शन आंसर आ गया 2125 रुपए, है कि नहीं? आप 19 से काटोगे तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, और फिर 6 से 102 कटेगा 17 बार, 17 बार कटा। अगर 17 बार कटा है तो यहां भी 17 गुना होगा, है कि नहीं? तो 25 पंजे 125 का 17 गुना, 125 का 17 गुना, तो एंड में 0 तो आएगा नहीं ना, 6 ना 8, एंड में क्या आएगा? 5 ही आएगा। एक ही ऑप्शन है कि नहीं भाई? कोई व्यक्ति अपनी इनकम का 70% खर्च करता है, इनकम में 20% की वृद्धि होती है, उसके खर्चे में 25% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मैं बड़ी तसल्ली से पेशेंस के साथ पढ़ाता हूं ये वाला टाइप, आय खर्चा बचत का, है कि नहीं सचिन? आय बराबर खर्चा प्लस बचत। आप यहां पे डेविएशन है ना, बहुत सारे तरीके लगा सकते हो, पर डेटा आसान है, 100 मान के कर लेंगे, क्या तकलीफ है? कोई आदमी अपनी इनकम का 70% खर्च करता नहीं, जैसे आदमी की इनकम 100 है तो 100 में से 70 खर्च करता है, बाकी 30 उसकी बचत है। तो इनकम खर्चा बचत का एक तरीके से अनुपात है। इनकम में 20% की वृद्धि होती है, इनकम 100 का 20%, 20 बढ़ गई, चलो। खर्चा 25% वृद्धि होते, खर्चा है 70, 70 का 25%, 70 का 1/4, 70 का 1/4 हो गया 17.5, कितना बढ़ गया खर्चा? 17.5। तो बचत कितनी बड़ी होगी भाई? इनकम 20 बढ़ी है तो खर्चा प्लस बचत मिला के भी तो 20 बढ़ना चाहिए ना। तो ये 20 बढ़ा है तो 17.5 प्लस 2.5 20 होता है, तो यानी कि बचत कितनी बढ़ी है? 2.5। तो 2.5/30, 1/12, 8:1/3% इंक्रीज, ठीक है ना। पूछा बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बचत पहली बात तो बढ़ी है 2.5, कमी तो हुई नहीं है, यहां पे 2 ऑप्शन हटी गए हैं। बचत 30 थी और बचत बढ़ कितनी गई? 2.5, और 2.5 का 12 गुना है 30, 1/12, 1/12 की परसेंटेज वैल्यू 8:1/3% वृद्धि। समझे ना मेरे भाई? बिल्कुल बेसिक सवाल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हो गया। किसी संख्या का 45% उसके 20% से 48 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आप कहोगे सर सवाल आसान है, मैं यहां पे कोई टफ नहीं करा रहा, मैं क्या करा रहा हूं आपको? निचोड़ सारी शिफ्ट का, सारी की सारी 30 शिफ्टों का निचोड़। तो उसमें इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट हर टाइप का एक एक सवाल है। किसी संख्या का 45% उसके 20% से 25% अधिक होता है ना। 25% की वैल्यू है 48,
संख्या पूछी है 100% की वैल्यू आएगी 25 का 4 गुना 100%, तो 48 का 4 गुना 192 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। सवाल है एक्सपेंडिचर ऑफ आर 65% ऑफ इट्स सैलरी, इफ इट्स सैलरी इंक्रीज बाई 10%, सेविंग्स आर and his saving are 3150 more than previous saving. His expenditure are now 60% of its salary. His present salary is. ये अच्छा सवाल है आय खर्चा बचत का। फिर से देखिए बच्चों, सब बच्चे जानते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। डेटा बहुत आसान है, 100 मान के कर लेते हैं। क्या बोला, आर का खर्चा उसकी सैलरी का 65% है, तो भैया मैंने मान लिया जैसे एक आदमी की इनकम 100 है तो खर्चा इनकम का 65% है। 100 का 65% यानी कि खर्चा कितना है, तो मान लीजिए 65 है, तो बचत कितनी होगी फिर 35। इनकम 100 का 65%, 65 खर्चा, तो बाकी की 35 क्या बचत है। इनकम खर्चा बचत है, हुआ क्या, उसके वेतन 10% बढ़ जाता है। वेतन है 100 का 10% बढ़ जाता है यानी कि 110 हो गया। 110 है, 110 लिखना पड़ेगा। अब उसका खर्चा उसके वेतन का 60% हो जाता है। ये वाली लाइन देखो, अब उसका खर्चा उसकी सैलरी का 60% हो जाता है, समझे ना। तो वेतन 100 से 10% बढ़ के हो गया 110। अब उसका खर्चा वेतन का 60% हो गया। 110 वेतन है उसका, 110 का 60% यानी कि खर्चा कितना है अब खर्चा 66 है, तो बचत कितनी है फिर 110 में से 66 घटाएंगे यानी कि आ जाएगा 44। कितनी है 44 उसकी बचत है, यानी कि पहले बचत थी 35 और अब बचत है 44। बोला उसकी बचत पिछली बचत से 3150 अधिक हो जाती है। अब उसकी बचत पिछली बचत से कितना अधिक है 9 यूनिट ज्यादा है कि नहीं, है कि नहीं बच्चों। इनकम 100 थी, खर्चा था 65, बचत थी 35। इनकम 100 का 10% बढ़ी भैया 110। अब उसका खर्चा क्या है, इनकम का 60%, 110 का 60%, तो बचत कितनी है 110 में से 66 घटाइएगा, बाकी 44 क्या है बचत। बचत 35 से 44 होगी, 9 यूनिट बढ़ी। उसकी बचत पिछली बचत से 3150 रुपए अधिक हो जाते हैं, तो 9 की वैल्यू 3150 रुपए। कितने गुना 9 तिया 27 और ये 4 9 5 45, 350 गुना, 350 गुना है। तो आपसे पूछा उसका वर्तमान वेतन क्या है, वर्तमान हिज प्रेजेंट सैलरी। प्रेजेंट सैलरी 100 यूनिट ही है, तो 100 की वैल्यू कितनी है 350 गुना यानी कि 35,000 रुपए। ये पहले बच्चों हैं, वर्तमान होती है इनिशियल वैल्यू, है ना, इंक्रीज्ड वैल्यू नहीं है। समझ में पहले बच्चों, इफ शब्द लगा ना, इफ इट सैलरी, इफ का मतलब फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट सैलरी है 100 यूनिट, 100 की वैल्यू कितनी है 35,000। समझे, बिल्कुल आसान सवाल है। आइए कौन सा सवाल है आपके सामने यहां पर, 15 करेंगे। बताओ, किसी वस्तु की कीमत में प्रतिवर्ष एकांतर क्रम में 20% की दर से वृद्धि और कमी होती है। अच्छा, इसका मतलब आप समझते हैं, किसी वस्तु कीमत एक साल 20% बढ़ेगी, फिर अगले साल 20% घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी 20%, ऐसे चलता है। यदि दूसरे और तीसरे साल के अंत में कीमतों के बीच का अंतर 1920 है, वस्तु की सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एंड में जो वैल्यू है उसका डिफरेंस है 1920 रुपए, तो पूछा पहले वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का 40% ज्ञात कीजिए। फर्स्ट ईयर के एंड में वस्तु का जो प्राइस है उसका 40% बताओ। फर्स्ट ईयर के एंड में है बच्चों, फर्स्ट ईयर के एंड में, तो हम एंड में बताना, तो फर्स्ट ईयर के एंड से शुरुआत करते, शुरू से क्यों करें। मान लो फर्स्ट ईयर का एंड है, ये सेकेंड ईयर का एंड है और ये है थर्ड ईयर का एंड। मेरी बात को समझे, है कि नहीं सचिन। तो वस्तु की कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू भी रही होगी कि नहीं, इनिशियल वैल्यू भी रही होगी। एक साल के बाद फर्स्ट ईयर का एंड, फिर सेकेंड ईयर का एंड, फिर थर्ड ईयर का एंड। तो हमने मान लिया इससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सारी कैलकुलेशन इनमें करनी है। हमने मान लिया कि फर्स्ट ईयर के एंड में वस्तु की कीमत है 100 यूनिट, फर्स्ट ईयर के एंड में वस्तु की कीमत है 100 यूनिट। आप देखो पहले साल 20% बढ़ी होगी यहां पे, है कि नहीं, है ना। फर्स्ट ईयर में क्या बढ़ी होगी 20%, तो यहां 20% घटनी चाहिए। 100 को 20% घटाएंगे तो कितना आएगा
80। फिर यहां 20% बढ़नी चाहिए, 80 का 20% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 96। क्लियर है? दूसरे और तीसरे साल की अंत में कीमतों का अंतर 1920 है। सेकेंड ईयर के एंड में कीमत है 80 और थर्ड ईयर के अंत में कीमत है 96। इनका डिफरेंस कितना है? 16 की वैल्यू ही 1920 रुपए है ना। कितने गुना? ये आ जाएगा 120 गुना, 120 गुना है। तो पूछा है पहले वर्ष के अंत में वस्तु कीमत का 40%। पहले वर्ष के अंत में वस्तु कीमत है 100, 100 का 40% क्या आएगा? 40। 40 की वैल्यू भी क्या आएगी? 120 गुना। 40 का 120 गुना यानी कि 4800 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? आसान है। चलिए बताओ। किसी परिवार की इनकम में 10% की वृद्धि होती है लेकिन मंथली खर्चे में 20% की वृद्धि होती है। इनकम 10% बढ़ी, खर्चा 20%। अगर उनकी ओरिजिनल मंथली इनकम 45,000 है थी और मंथली खर्चा 36,000 था, तो वृद्धि के बाद नई मासिक बचत कितनी होगी? व्हाट इज द न्यू मंथली सेविंग आफ्टर द इंक्रीज? बताओ कितनी होगी? नई वाली मंथली बचत आपको बतानी है। तो 9 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है कि नहीं है सचिन? 9 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा? और एक ही ऑप्शन है। जिस दिन आप ऐसे सोचने लगेंगे ना सवालों को पेपर में, उस दिन जाके चमत्कार होगा, है ना। आधे सवाल तो ऐसे होते हैं पेपर में, आप सोचोगे सर ऐसे कैसे? देखो बचत क्या होता है? इनकम माइनस खर्चा, इनकम माइनस खर्चा। सवाल में देखो बोला गया है कि भाई एक फैमिली की जो ओरिजिनल मंथली इनकम है वो 45,000 है और ओरिजिनल जो मंथली खर्चा है वो है 36,000, है ना। तो अगर पहले मंथली बचत कितनी है? डिफरेंस 9,000। हुआ क्या कि इनकम 10% बढ़ी। इनकम 45,000 का 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 110%, 1.1 गुना। खर्चा 20% बढ़ा, 100% को 20% बढ़ाओगे खर्चा हो जाएगा 120%, 1.2 गुना। तो अब मंथली इनकम ये है फैमिली की, मंथली खर्चा ये है, तो अब मंथली बचत कितने? नई मंथली बचत, इनका अंतर। और मैं पहली समझ गया कि 45 भी 9 से कट रहा है, 36 भी 9 से कट रहा है। घटाते रहो बढ़ाते रहो, उनका अंतर भी 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? डिफरेंस। और 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन था केवल, समझे ना, है कि नहीं? तो ये क्या आ गई? नई मासिक बचत। नई मंथली इनकम में से नई मंथली खर्चा घटा दिया, समझे ना? समझ रहे होंगे सचिन ये। चलो, एक कस्बे की जनसंख्या में 2015 में 10% की वृद्धि होती है, 2016 में 15% की कमी होती है। 2016 के अंत में कस्बे की जनसंख्या 1,87,000 है। तो साल 2015 के प्रारंभ में कस्बे की जनसंख्या कितनी है? ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, 2015 स्टार्ट होता है, 2015 पूरा साल चलता है, पॉपुलेशन 10% बढ़ गई, फिर 2016 में 15% कम हो गई और फाइनली पॉपुलेशन है 187,000। इनिशियल क्या है पॉपुलेशन 2015 की शुरुआत में? इतना ही से फाइनल वैल्यू दिए, इनिशियल वैल्यू पूछे, बिल्कुल हल्का सवाल। 10% पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब है पॉपुलेशन 10 से 11 हो गई। 15% पॉपुलेशन कम हुई, 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि पॉपुलेशन 20 से 3 कम होके 20 से 17 हो गई। तो 11 गुणा 17 होता है 187 और 10 गुणा 20 है, यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन 200 थी तो घट के 187 रहेगी। 187 की वैल्यू 187,000, 1000 गुना है भाई, 1000 गुना। तो इनिशियल पॉपुलेशन भी 200 का 1000 गुना है ना, 2 लाख। ए ऑप्शन। एक स्मार्ट शहर में 2021 में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में 18% की वृद्धि हुई और 2022 में 22% की वृद्धि हुई। 2021 में इलेक्ट्रिक वाहन 18% बढ़ गए, फिर 2022 में फिर 22% की वृद्धि हुई। इन दोनों वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? टोटल परसेंटेज इंक्रीज क्या है सक्सेसिव? पहले 18%, 18 और 22 जोड़ के मत कर देना, 40 गलत है। 18% वृद्धि हो गई, अब जो है फिर उसमें और 22% वृद्धि हुई, तो नेट चेंज क्या आएगा? 18 और 22 का सक्सेसिव। 18 प्लस 22 प्लस 18 गुणा 22/100। तो दशमलव में तो आना ही है और दशमलव के बाद बटे 100 है, तो 2 डिजिट आने। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? बी ऑप्शन। 18 प्लस 22 40, 18 गुणा 22 360 और 36 396।
बटे 100 3.96, तो 43.96% आंसर है, समझे ना। चलिए बताइए, किसी आदमी की सैलरी में पहले 15% की वृद्धि होती है, उसके बाद 12% की कमी होती है, प्लस एक माइनस है, उसकी सैलरी में नेट परिवर्तन क्या होगा। इस तरह के पेपर में 40 सवाल हैं, हर शिफ्ट में सवाल है। तो नेट परिवर्तन क्या होगा प्यारे बच्चों, 15 माइनस 12 का सक्सी, 15 माइनस 12 13, 3 माइनस 15 गुणा 12 180 बटे 100 1.8, 3 माइनस 1.8 क्या आ गया 1.2% इंक्रीज। एक्स परसेंट और वाई परसेंट का नेट चेंज क्या होता है, एक्स प्लस वाई बटे 100%। तो 15 और माइनस 12 का सक्सेसिव निकाल देंगे, खत्म।